ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे। चिंता मत, मजदूर का बच्चा बैठ के इसी टेबल पे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब डीएम का बच्चा उसी कुर्सी में क्लास में बैठा होगा, जब एसपी का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती भी देखी है, दवाइयाँ तैरती भी देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता, क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, संघर्ष करने में भरोसा रखता है, लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए। अरे यार छोटा का तो बोलना करिए ना। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालीन या भारत मोबाइल थोड़ा डाउन कराइए ना आगे से। और आज मीडिया भैया आप ही लोग डाउन करा सकते हैं, आगे से डाउन कराइए। नहीं कर रहे हैं तो बार बार कर देते हैं। लगा देगा यार, 4 साल आगे चल रहे हैं। दूर से जब एक समय में आजाद हुए थे, अगर सब बहुत दूर में जाके कहीं देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 बिलियन करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आजाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, खड्डों में काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर शहरों से पलायन करके घर की तरफ चला था और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में गरीबों को पेट भरने के लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने देखा किस तरह मजदूर पलायन करके आया, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माँ अपने बच्चों को बैग की चैन के ऊपर अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर कर रही। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई। लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकलती सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग
आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं के खून को रोजा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में भैया थोड़ा सूखा अपने आत्मसम्मान सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही है वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती है? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं में आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूँ तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि देश में गरीबों का और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही है? क्या ये गरीबों का काम कर रही है या ये अमीरों का काम कर रहे हैं? लग रहा है कि शादी में भी सम्मान का जीवन दिलाने का काम करता है, जो अंतिम व्यक्ति को भी गारंटी देता है रोटी कपड़ा मकान की, जो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मुख्य धारा में खड़े होकर सम्मान का जीवन देने की गारंटी देता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अहंकारी लोग संविधान को क्या कर रहे हैं और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, कौन लगाए हैं? जवान परेशान है, माइक धोने के लिए आया है उसका, चौकीदार परेशान, माइक धोने के लिए नहीं है, लग तो रहा है। नहीं वैसा बात नहीं। परेशान है और अगर कोई परेशान नहीं है तो वो आपके राजभवन में और आपके विधानसभा में बैठे आपके नेता जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं और गरीब जनता को जुमला बोल बोल के बेवकूफ बनाने का काम। मैंने पार्लियामेंट में अंतिम व्यक्ति के आवाज उठाने का काम किया, चाहे होमगार्ड के भाइयों की समस्या हो, चाहे चौकीदार भाइयों की समस्या हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनों की समस्या हो, मैंने सभी के लिए लड़ने का काम किया। खास मुद्दा पे नहीं बात बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश में सबसे पहले यहाँ बादल का है शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है। के जरिए जहाँ महंगी शिक्षा एक तरफ है, जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इस भेदभाव को खत्म करना होगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विधायक सांसद और क्लास 1 के भैया हल्का नीचे कर लीजिए ना, नीचे कीजिए। ओ भैया हल्का डाउन कीजिए ना, विधायक सबके बच्चों का कि पढ़ाई सरकारी किसान का बच्चा बैठ के करना है, जहाँ मजदूर का बच्चा बैठ के करना है, उसी टेबल पे
मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब डीएम का बच्चा उसी कुर्सी में क्लास में बैठा होगा, जब एसपी का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा मिलेगी। तब जाके शिक्षा के दरवाजे गरीबों के लिए खुल जाएंगे और ये गरीब अमीरों को पछाड़ के अपनी गरीबी की बेड़ियां काटने का काम करेंगे। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो तकलीफ इसलिए हुई कि प्राइवेट स्कूलों से आपके तहते हुए हॉस्पिटल देखे, मैंने आप छोड़िए, गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती भी देखी है, दवाइयाँ तैरती भी देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है। तो मैंने ये कहा, गौर करके सुनना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते, जनता से कहते कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टिस में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। किसी का आ रहा है कैमरा के जरिए ऐसा कीजिए, डालिए जी। जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं ये गरीब जबरदस्ती उनके अस्पताल में चुके, दवाई नहीं मिलेगी, कोई मशीन नहीं है, एक्सरा, ईसीजी, एमआरआई, कोई मशीन नहीं है, बाहर से टेस्ट कराओ, जेब काटने का काम होगा। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, केंद्रीय सचिव हो, प्रमुख सचिव हो केंद्र के, या मुख्य सचिव हो, या डीएम हो, एसपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो केंद्र के, विधायक हो, सांसद हो, सबका इलाज और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो आप देखना डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे, और गरीबों की जेब भी बंद हो जाएगी। ये बात मैंने सम्मानित साथियों, मैं लगातार बिहार को संघर्ष करते देख रहा हूँ, बहुत सारी समस्या मेरे सामने रखी है। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है कि वो गारंटी बहुत देते हैं। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इसकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी चलेगी। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, और नौजवानों को। अरे यार हम उधर करते हैं तो इधर तो किए हैं 3-4 वो, हम किधर ढकले उसको। ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे तो बात आप सामान लगा लीजिए, है ना? हो गया क्या बनवे कैसे कर दे रहा है? किसी के बारे में ऐसे शब्द ना कहो जो आप अपने पिता के लिए नहीं सुन सकते। अगर सुन सकते हो तो मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं ले रहा। हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए ही सब कुछ आप प्रयोग करो जो आप अपने लिए सोच सकते हो। अगर नहीं सोच सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो, क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं,
उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी असलियत को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना व्यक्तिगत रूप से ही अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों को बोला कि वो समझदार बने। साथ साथ मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ के नेताओं को आपने भरोसा किया। आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते हैं, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई क्या क्या शब्द कहते हैं, शराब पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कपड़ा लौटाते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी पे गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होगी तो हमारे साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेता जी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहाँ नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सारे आप अपनी लड़ाई लड़ लो। मैं आपको 3-4 समस्या यहाँ की रखता हूँ, जो साथी यहाँ उपस्थित भी है। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई। इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साके, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहाँ कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। साथ साथ हमारी आपके यहाँ ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपए राशि मिलता है, और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपए वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपए के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। ये मांग मैं सरकार को करता हूं।
ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे, चिंता मत आगे रुका 3 बजे 4 बजे वाला एक समस्या जो SC/ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है। बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत रोस्टर स्थगित रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अनुमान्य 17% पदों को फ्रिज रखकर शेष 83% पदों पर मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के पद सोपन में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 4800/2017 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर दिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से जब प्रमोशन नहीं हो रहा है तो बैकलॉग भी नहीं आ रहा है, ना नई नियुक्ति आ रही है और ना ही हमारे मूल पदों से प्रमोशन हो पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अब मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट में और वेलफेयर कमेटी में आपका मामला जो है रखने का काम करूंगा, और साथ साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहाँ बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अपनी बुरी